हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है एआई और रोबोटिक्स की वजह से लोगों के रोजगार छिन जाएंगे? जैसा कि गोल्डमैन सैक्स ने इसे 300 मिलियन, मैकिन्से एंड कंपनी ने ऑटोमेशन से 2030 तक 400 से 800 मिलियन नौकरियों के खत्म होने, और विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एआई और रोबोटिक्स से 2025 तक 85 मिलियन नौकरियों के खत्म होने का अनुमान लगाया है। अगर इसे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने बताया है कि ऑटोमेशन से 2030 तक भारत के विनिर्माण क्षेत्र में 60 मिलियन तक श्रमिक बेरोजगार हो सकते हैं। ऐसे में सोचिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा। ये सारे डेटा हमें उस वक्त की याद दिलाते हैं जब कंप्यूटर नया नया आया था। तब भी ऐसा ही एक माहौल था, हर तरफ नौकरी खोने का लोगों में एक डर था। यहां तक कि बैंक, सरकारी ऑफिसेज में इसको लेकर हड़ताल भी हुई थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ? अगर ऐसा होता तो इस हिसाब से अच्छी फ्यूल इफिशिएंट और हाईटेक कार के आने से फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल या डीजल की मांग घट जाती। हरित क्रांति के बाद गेहूं के अच्छे हाइब्रिड आ जाने से गेहूं बोए जाने का एरिया या क्षेत्रफल कम हो जाता। लेकिन हमने देखा कि पेट्रोल डीजल की मांग और बढ़ गई, गेहूं बोने का एरिया और ज्यादा बढ़ गया, कोयले की पावर जनरेशन में और मांग बढ़ गई, जबकि टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है। ये सब कैसे हुआ? इसी को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि एआई और ऑटोमेशन से कैसे रोजगार खत्म होने के बजाय कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी को दोस्तों अर्थशास्त्र में जेवेंस पैराडॉक्स, जेवेंस विरोधाभास या कभी कभी जेवेंस प्रभाव कहते हैं, जिसका हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने जिक्र किया है। जो तब होता है जब होने वाली कोई तकनीकी प्रगति या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी संसाधन जैसे कोयला, तेल या डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज को अधिक कुशल या इफिशिएंट बना देती है। क्योंकि जैसे जैसे संसाधन का उपयोग करने की लागत कम होती है, यदि कीमत अत्यधिक लोचदार या इलास्टिक है तो इसका परिणाम समग्र मांग या ओवरऑल डिमांड में तेजी ला देता है, जिससे कुल संसाधन या ओवरऑल रिसोर्सेज की खपत में एक ज्यादा बढ़ोतरी या तेजी आ जाती है। हुआ ऐसा कि 1865 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम स्टैनली जेवेंस ने देखा कि तकनीकी सुधार जो कोयले की दक्षता में वृद्धि करते थे, उसने उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला में कोयले की खपत में एक तेजी ला दी। जेवेंस विरोधाभास का वर्णन सबसे पहले ब्रिटिश अर्थशास्त्री विलियम स्टैनली जेवेंस ने 1865 में अपनी बुक द कोल क्वेश्चन में किया था। जेवेंस ने देखा कि जेम्स वाट के स्टीम इंजन के बाद इंग्लैंड में कोयले की खपत और ज्यादा बढ़ गई, जिसने थॉमस न्यूकॉमन के पहले के डिजाइन कोयले के चलने वाले स्टीम इंजन की दक्षता में यानी इफिशिएंसी में बहुत ज्यादा सुधार किया था। जेम्स वाट की खोज ने कोयले को अधिक लागत प्रभावी स्रोत बना दिया था, जिससे कई और जगह स्टीम इंजन का यूज बढ़ गया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि कुल कोयले की खपत यानी ओवरऑल कोयले की खपत में बढ़ गई। भले ही वो उसका रेलवे में कोयले की खपत कम हुई थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा उस समय बढ़ गई। इसी को लेकर जेवेंस ने तर्क दिया कि ईंधन दक्षता में सुधार यानी फ्यूल इफिशियंसी में कोई भी सुधार ईंधन के उपयोग को और ज्यादा बढ़ाने की ओर लेके जाता है। आगे उन्होंने लिखा कि यह मानना विचारों का एक भ्रम है कि ईंधन का किफायती उपयोग इसकी खपत को कम कर देगा, बल्कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि हमने इंडिया या पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी देखें तो इफिशिएंट कारों का जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ा, हाईटेक कार आई, इसके बदले में ऐसा नहीं हुआ कि पेट्रोल या डीजल की मांग कम हुई। इसकी वजह से हमने देखा कि लगातार ज्यादा और बढ़ी है, क्योंकि लोग और ज्यादा कार खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब जो है कार ज्यादा इफिशिएंट यूज हो रही है। अब जेवेंस पैराडॉक्स को और ज्यादा हम समझने की कोशिश करें तो ब्रिटेन में कई लोग उस समय चिंतित थे कि कोयले के रिजर्व जो हैं तेजी से घट रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का साथ ही मानना था कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाएगा तो कोयले की खपत में कमी आ जाएगी। जेवेंस ने उसी समय तर्क दिया था कि ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि एफिशिएंसी में वृद्धि कोयले के यूज को और ज्यादा बढ़ाएगी। इसलिए तकनीकी सुधार से इंग्लैंड के कोयले भंडार के खत्म होने की दर में एक तेजी आ जाएगी, और इस समस्या का हल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि जेवेंस की स्टडी मूल रूप से कोयले पर ही केंद्रित थी, लेकिन तब से इस अवधारणा का अन्य संसाधनों जैसे पानी के यूज पर, आगे कारों के विकास के समय और उसमें यूज होने वाले फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल या डीजल की खपत को लेकर, अभी इलेक्ट्रिक कार को लेकर
कंप्यूटर के बढ़ते यूज पर और अब एआई और रोबोटिक्स के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए भी किया गया है। इसी से रिलेटेड एक टर्म रिबाउंड इफेक्ट या रिबाउंड प्रभाव भी है, जिसको हमारे लिए समझना जरूरी है, जिसके अनुसार अगर किसी चीज की कीमत 100 रुपए की जगह 80 रुपए हो जाए या उसमें 20 रुपए की अगर गिरावट हो जाती है तो उसकी डिमांड 10 से 14 गुना तक बढ़ जाती है। यहां अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कार को ही ले ले तो इसकी दक्षता या इफिशियंसी में अगर 20% की वृद्धि होती है तो यात्रा यानी ट्रैवल लोगों के करने में 40% तक की वृद्धि हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इससे आगे उल्टा ईंधन की खपत ज्यादा बढ़ जाती है। यही जेवेंस पैराडॉक्स है। इसी को अगर और हम डिटेल में समझे तो अर्थशास्त्रियों ने देखा कि जब उनकी कारें अधिक ईंधन कुशल होती हैं तो उपभोक्ता अधिक यात्रा करते हैं, जिससे ईंधन की मांग में एक रिबाउंड इफेक्ट होता है। जिस दक्षता के साथ किसी संसाधन जैसे पेट्रोल या डीजल का उपयोग यूज किया जाता है उसमें वृद्धि से उस संसाधन का उपयोग करने की लागत में कमी आती है। जब इसे इस संदर्भ में मापा जाता है कि इससे क्या हासिल हुआ हो सकता है, आमतौर पर किसी वस्तु या सेवा की लागत या कीमत में कमी से उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। यह सिंपली डिमांड लॉ है या मांग का नियम है। इसी तरह यात्रा की कम लागत के साथ उपभोक्ता अधिक यात्रा करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे ईंधन की मांग बढ़ेगी। मांग में यह वृद्धि रिबाउंड इफेक्ट के रूप में जानी जाती है और यह बढ़ी हुई दक्षता ईंधन के उपयोग में मूल गिरावट को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन जेवेंस पैराडॉक्स तब होता है जब रिबाउंड इफेक्ट 100% से अधिक होता है। इसी तरह प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रिबाउंड इफेक्ट का आकार वस्तु की मांग की कीमत के लचीलेपन पर भी डिपेंड करता है, यानी वो कितनी इलास्टिक है। इसे हम कीमत में परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन से कंपेयर करके निकाल हैं। एक पूर्ण या फुल्ली कॉम्पिटिटिव बाजार में जहां ईंधन एकमात्र उपयोग किए जाने वाला इनपुट है, अगर पेट्रोल की कीमत स्थिर रहती है लेकिन दक्षता अगर दुगुना हो जाती है तो यात्रा की प्रभावी लागत आधी हो जाएगी। यानी पहले जितनी यात्रा की जा सकती थी अब उतने ही पेट्रोल में उससे दुगुना यात्रा की जा सकेगी। ऐसे में अगर प्रतिक्रिया में की गई यात्रा की मात्रा दुगुना से अधिक हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट ईंधन की खपत में वृद्धि हो जाएगी या बढ़ जाएगी और जेवेंस विरोधाभास ऐसी जगह घटित होगा। लेकिन अगर मांग मूल्य के प्रति कम लोचदार या कम इलास्टिक है तो की गई यात्रा की मात्रा दुगुना से कम होगी और ईंधन की खपत कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड ही नहीं बढ़ी। हालांकि सामान और सेवाएं आमतौर पर एक से अधिक प्रकार के इनपुट जैसे ईंधन, श्रम, मशीनरी के उपयोग करती हैं और अन्य कारक भी कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। ये फैक्टर आगे रिबाउंड प्रभाव को कम करते हैं, जिससे जेवेंस पैराडॉक्स होने की संभावना भी कई जगहों पर कम हो जाती है। इसी मुद्दे की आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा बेहतर ऊर्जा दक्षता से खपत में होने वाली उछाल के प्रभाव को अध्ययन करके फिर से जांच की गई है। उसी में किसी दिए गए उपयोग के लिए आवश्यक मात्रा को कम करने के अलावा बेहतर दक्षता संसाधन के उपयोग की सापेक्ष लागत को भी कम कर देती है, जिससे मांग की समग्र मात्रा या ओवरऑल डिमांड बढ़ जाती है। इससे ये बेहतर दक्षता से उपयोग में होने वाली कमी जैसे धारणा को नकार देती है। इसके अलावा बेहतर दक्षता वास्तविक आय को भी बढ़ाती है और आर्थिक विकास को गति दे देती है, जिससे संसाधनों की मांग और बढ़ जाती है। इसी तरह ऊर्जा दक्षता में उछाल के आकार और ऊर्जा संरक्षण के लिए जेवेंस पैराडॉक्स की प्रासंगिकता के बारे में काफी बहस पहले से ही मौजूद है। कुछ लोग इस प्रभाव को खारिज करते हैं जबकि अन्य लोग इसको लेकर चिंता व्यक्त करते हैं कि ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर सस्टेनेबिलिटी लाने की सोचना खुद से ही हार करवाने के जैसा है। जहां पैराडॉक्स नहीं हुआ है उसके भी उदाहरण है, जैसे अमेरिका में जब खेती की उत्पादकता में बड़े सुधार हुए जिसने खाद्य कीमतों को कम कर दिया, लेकिन भोजन की मांग में उस तरह वृद्धि नहीं हुई क्योंकि भोजन की मांग नॉन इलास्टिक है। सस्ता होने से कोई इंसान 5 जगह की जगह 8 रोटी तो खा सकता है, लेकिन 15 रोटी नहीं, क्योंकि खाना कितना भी सस्ता हो जाए इंसान की खाने की एक लिमिट है, जिस वजह से आगे इसने कृषि क्षेत्र में रोजगार को कम कर दिया। जो सन 1900 में अमेरिका में 40% था, अब वो 2% से भी कम हो गया है। हालांकि जेवेंस पैराडॉक्स होने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे तकनीकी परिवर्तन जो इफिशियंसी या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता हो। वहीं दूसरा, दक्षता या उत्पादकता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के लिए उपभोक्ता मूल्य में कमी भी आनी चाहिए जिससे उसकी डिमांड बढ़े। तीसरा, उस कम कीमत से मांग की मात्रा में भारी वृद्धि भी होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन एक साथ होना जरूरी है, तब जेवेंस पैराडॉक्स हम देखते हैं।
इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है जिसको लेकर जेवेंस ने भी चेतावनी दी कि ईंधन दक्षता में वृद्धि से ईंधन का उपयोग बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जेवेंस पैराडॉक्स होता है तो बेहतर ईंधन दक्षता बेकार है। उच्च ईंधन दक्षता साथ ही अधिक उत्पादन को बढ़ाएगी और ये लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए एक अधिक कुशल भाप इंजन ने माल और लोगों के सस्ते परिवहन की अनुमति दी, जिसने आगे औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। इसी तरह कंप्यूटर ने लोगों के कई कामों को आसान कर दिया। जेवेंस पैराडॉक्स का यूज कभी कभी ये तर्क देने के लिए भी किया जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के प्रयास निरर्थक या बेकार है। उदाहरण के लिए तेल के अधिक कुशल उपयोग से मांग में वृद्धि होगी, ऐसे में ये तेल के इस्तेमाल को धीमा नहीं करेगा। इस तर्क को आमतौर पर पर्यावरण नीतियों को लागू न करने या ईंधन दक्षता को बढ़ावा न देने के कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए कारें अधिक कुशल होगी तो लोग और ज़्यादा कार खरीदेंगे। इस लॉजिक को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में अक्सर यूज़ किया है, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंट को लेकर अमेरिका की जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको नकारा है और उन्होंने बताया है कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो जैसा हरित क्रांति के समय देखा भी गया है, जब उच्च गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज इंट्रोड्यूस किए गए थे तब ऐसा लगा कि फसल पैदावार बढ़ाने से कुल पैदावार प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षेत्र कम हो जाएगा और उस क्षेत्र बचे हुए क्षेत्र को अन्य यूज में लिया जा सकता है। हालांकि दक्षता बढ़ाने से गेहूं उगाना अधिक लाभदायक साबित हुआ और किसानों को गेहूं के उत्पादन के लिए भूमि बढ़ाने के लिए उसने प्रेरित किया, जिससे भूमि उपयोग में लगातार वृद्धि हुई। इसी तरह हमने यहाँ ये समझा कि डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है तो ये जितनी नौकरियाँ कम करेगा उससे 10 गुना ज़्यादा नौकरियाँ अलग अलग तरीके से पैदा करेगा, जैसा कि कंप्यूटर के मामले में या कोई अन्य टेक्नोलॉजी डेवलप होने के समय हमने देखा गया। अगर कंप्यूटर को ले तो इसके बाद ही इंडिया आउटसोर्सिंग हब बना, इसने करोड़ों जॉब जनरेट की। आज अमेरिका तक की ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के सीईओ और उच्च पदों पर भारतीय ही आसीन हैं।